वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं हूं अनामिका और फिर से हम डिस्कस करेंगे आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी दोनों को साथ लेके हम चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, सो आई होप कि यू हैव बीन फॉलोइंग मी अप on this platform. There are many other courses that are already streaming on this platform, like for Lakshmikant Polity, Pal Gupta ma'am is doing for that. So आप अलग तरह के लेसन भी यहाँ पे देख सकते हो। और एज यू सेड इन योर कमेंट बॉक्स कि ये जल्दी से खत्म होना है, इसको रेगुलर लाया जाना है। डेफिनेटली विल लुक आफ्टर इट कि इसे डेली बेसिस पे मैं लाऊं और जल्दी से मैं एंड अप करूं। ओके, एंड थैंक्स फॉर साइटिंग। कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर करते हो या कुछ भी लिखते हो, चाहे क्रिटिसाइज ही करो, इट फील्स गुड। बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑन अकेडमी प्लस, देन डू इट एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन इन अ स्ट्रैटेजिक मैनर, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। और आपको फीस की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी फॉर 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है आपकी, आप साइट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। यू विल बी हेल्प विथ अस। और उसके बाद अगर आपको ये भी है कि आप रैंक 10 कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम 10% डिस्काउंट। सो जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो, यूज द रेफरल कोड रैंक 10। What all we are learning and what all we have learned. We have already learned about advent of Europeans and consolidation of British power in India. बहुत सारी चीजें हमने एंग्लो जो ब्रिटिश और उसके बाद मैसूर वॉर और ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। Now we are discussing rising resentment against company rule, जिसमें पिछले लेसन में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी कि कॉजेटिव फैक्टर्स क्या थे पीपल्स अपराइजिंग के, सिविल अपराइजिंग के मेजर कॉजेस क्या क्या थे। उसके बाद हमने देखा था कि जो इम्पोर्टेंट सिविल अपराइजिंग थे, जैसे कि सन्यासी रिवॉल्ट, मिदनापुर और दालबुंग में जो रिवॉल्ट हुए थे, मुमारियाज का जो रिवॉल्ट था, और उसके बाद गोरखपुर, बस्ती, बहराइच या अवध में जो भी रिवॉल्ट हुआ था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि पॉलीगर्स रिवॉल्ट क्या है, जिसे मैंने बहुत ही डिटेल वे में आपको डिस्क्राइब करके बताया था। उसके बाद हमने देखा था अपराइजिंग इन भिवानी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइका रिबेलियन, 1817 का वो टाइम पीरियड, और इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। सो इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात कि पाइकास क्या थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले तो जो पाइका रिबेलियन हुआ था वो ओडिशा में हुआ था, ये बात ध्यान में रखिएगा आपको। ये जो थे एसेंशियली पेजेंट मिलिशिया थे, जो कि गजपति रूलर्स जो ऑफ ओडिशा से बिलोंग करते थे। उन्होंने मिलिट्री सर्विस दी थी किंग को जब वॉर का टाइम आया था। और उसके बाद अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करते हो तो टिल 1803 ओडिशा किसके अंडर में था? मराठास के अंदर में था। लेकिन जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो मराठास जो है इन टेरिटरीज को लॉस कर दिया इन्होंने, और ये किसके अंडर में आ गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जब हुई ब्रिटिश रूल की ओडिशा में, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन लाना शुरू किया, और ये किसके खिलाफ था? ये था अगेंस्ट द पाइकास। सो जब इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन लाया अगेंस्ट द पाइकास, तो आप कह सकते हो यही एक बिगिनिंग थी जिसने इस पाइका रिबेलियन को बाद में चल के जाहिर किया था। सो यहाँ पे जो पाइकास थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल पोजीशन को लूज करना शुरू कर दिया था सोसाइटी में। उनके जो लैंड्स थे जिन पे वो डिपेंडेंट रहते थे वो उनसे छीने जाने लगे थे। और उसके बाद इनके जो भी स्टेट्स थे या फिर जो पाइकास थे, जो इनको बहुत ही बुरी तरीके से हेवली आप कह सकते हो एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। कैसे किया जा रहा था हेवली एक्सप्लॉइट? इनसे जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था बहुत ही ज्यादा मात्रा में। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो इस तरीके से ये जो पाइकास थे उड़ीसा के, वो काफी ज्यादा अनरेस्ट की स्थिति में आ गए थे। तो रिबेलियन जो ये हुआ था, ये किसके अंडर लीडरशिप में हुआ था? ये आपको नाम याद रखना है, पक्षी जगबंधु विद्याधर के लीडरशिप में ये हुआ था, जो कि मिलिट्री चीफ थे फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ खुर्दा। ये ध्यान में रखिएगा, पाइका रिबेलियन के लीडर कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। सो ये जो आपका खुर्दा था एक किंगडम था नियर द पुरी, और उन्होंने ही ये रिबेलियन को मार्च 1817 में अरोज किया था, जिसमें उनको सपोर्ट किया था ट्राइबल्स ने, और डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से भी ये सपोर्ट इनको मिला था। पाइकास ने अटैक किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ।
उसके बाद जो भी ब्रिटिश सिंबल ऑफ पावर्स थे, जैसे कि उनके पुलिस स्टेशन, उसको उन्होंने जला दिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को जला दिया था, उनकी ट्रेजरी को जो है उनको जला दिया था। पाइकास को सपोर्ट करने वालों में से राजा शामिल थे, जमींदार शामिल थे, विलेजेस के हेड जो होते थे वो भी शामिल थे और पेजेंट्स भी शामिल थे। तो यहाँ पे जो ये रिबेलियन है, ये इतने सारे सपोर्ट के बाद ना खुद ही बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो गया था, और ये एक ही पार्ट से शुरू हुआ, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में जो है वो फैलता चला गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है इनिशियली, अगर आप कहो तो इनिशियली उन्होंने जो है बहुत ही कोशिश करी कि इसको रोका जा सके, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस उन्होंने इनके खिलाफ रखा भी, लेकिन शुरू में वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन बाद में जाके जो पाइकाज हैं वो डिफीटेड हो गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो इसे पाइका रिबेलियन को आप पाइका विद्रोह भी कहते हो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे ये जो पाइकास थे उन्होंने मतलब जो जंगल्स थे उड़ीसा के, उसका यूज किया था इस रिबेलियन के लिए। वो गोरिल्ला वारफेयर जो इनका बहुत ही सालों से ये सीखते आ रहे थे, उसका यूज करके इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये मुहिम जारी रखी थी। तो मतलब जब इनकी डिफीट होती है तो बक्सी जो जगह बंधु थे उन्होंने सरेंडर किया था ब्रिटिशर्स को 1825 में, और उसके बाद उनको एज अ प्रिजनर रखा गया था, और बाद में चल के 1829 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, और फाइनली इसे सप्रेस कर दिया गया था। करंट अफेयर्स भी आपको साथ साथ लेके चलने हैं। आई डोंट नो यू आर फॉलोइंग द करंट अफेयर्स और नॉट, बट यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर्स, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जीएस पेपर 1 है आपका, हिस्ट्री का पार्ट है तो सिर्फ हिस्ट्री पूछी जाएगी। करंट अफेयर से लिंक करके आजकल स्टैटिक पार्ट को यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दिसंबर 2019 में प्रेसिडेंट ने फाउंडेशन रखा था स्टोन फॉर द पाइका मेमोरियल विच इज बीइंग बिल्ट इन मेमोरी ऑफ पाइका रिबेलियन। तो इससे रिलेटेड भी आपको मेंस या प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंस इट वाज इन करंट अफेयर्स। दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। Consider the following statement. Paikas were the traditional landed militias of West Bengal, and Paika rebellion of 1817 was an armed rebellion against Nawab of Bengal. तो which of this statement is correct? Now you can guess the answer कि हम कहाँ की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, राइट। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। मेंस के लिए आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हु वेर पाइकास, ये कहां से बिलोंग करते थे, ये ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा। It has been declared as a first war of independence, as the Paika rebellion was one of the toughest opposition against British rule in India in 19th century. डिस्कस है 250 वर्ड में आपको डिस्कस करने कहा जाएगा। 2017 में उड़ीसा ने सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड किया था कि पाइका को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का दर्जा दिया जाए, डिक्लेयर किया जाए। पहले सिपाही विद्रोह, सिपोई म्यूटिनी जो 1857 में हुआ था, उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाता था। लेकिन फिर उसके बाद उस समय प्रकाश जावड़ेकर जो थे उन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा कंसर्न में लिया, और उसके बाद 2017 के बाद इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, हैव अ वॉच ऑन दिस। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अहम रिवॉल्ट। सो जब आप इस रिवॉल्ट की बात करते हो तो आपको टाइम पीरियड, तो जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ आपको कि आपको टाइम पीरियड हमेशा याद रखना है। 1828 का टाइम पीरियड था जब ये रिवॉल्ट हुआ था, और उसके बाद इसका जो है लिंक आपको देखना है किस वॉर से हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अहम वॉर रिवॉल्ट जो हुआ था अहम का, वो वर्मा वॉर से रिलेटेड था। यस, ये थोड़ा सा इससे लिंक जरूर था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जब प्लेज किया था कि उनको विड्रॉ करना है आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर, जो कि 1824 और 26 के टाइम पीरियड में हुआ था, तो आसाम से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। लेकिन उसके बदले इन्होंने क्या अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया था कि वो जो अहम टेरिटरी थी उसको कॉन्क्वेस्ट करेंगे, अपने कंपनी के डोमिनियन के अंडर लाएंगे इस वॉर के बाद, बर्मा वॉर के बाद। इसी के कारण इस एरिया में जो है ये रिबेलियन 1828 में अरोज हुआ था, जिसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे, गोमधार कुंवर। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसकी लीडरशिप जो है गोमधार कुंवर कर रहे थे। तो बस यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं कि कौन लीडर थे, किस टाइम पीरियड में हुआ था, क्या इसका लिंक जो है वो बर्मा वॉर से था या नहीं था, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है आपका सूरत सॉल्ट एजिटेशन। सो एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट जो है वो अटैक किया गया था लोकल सूरत जो पॉपुलेशन था उनके द्वारा, किसके खिलाफ, यूरोपियंस के खिलाफ 1844 में। और ये इशू क्या था,
जब सॉल्ट ड्यूटी को गवर्नमेंट ने, इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो है वो रेस किया था 50 पैसा से 1 रुपीज पर, जब वो सॉल्ट टैक्स को लेके आए थे, तब ये रिवॉल्ट जो है वो वहां पे होना शुरू हुआ था। लोकल सूरत पॉपुलेशन ने ये जो है रिवोल्ट वो जारी किया था। वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वहाबी। वहाबी मूवमेंट की जब बात आती है तो आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला तो इसका सेंटर क्या था। इसका सेंटर जो है वो पटना था, बिहार का, और इसके जो लीडरशिप कर रहे थे वो सैयद अहमद थे, जो कि राय बरेली से बिलोंग करते थे। ये 2-3 चीजें ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये जो मूवमेंट है ये सेंटर्ड अराउंड था पटना का, और ये किस तरीके का मूवमेंट था, ये एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये ध्यान में रखिएगा कि इस्लाम को रिवाइव करने के लिए ये मूवमेंट जो है वो किया गया था। तो यहाँ पे जो, जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, तो रिलीजन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे ये जब इनको ऐसा लग रहा था कि इस्लाम जो है बहुत ज्यादा टर्न्ड हो रहा है, तो इसके बाद ही इन्होंने इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए, इसको मतलब शुद्ध करने के लिए, इसमें रिवाइवल लाने के लिए ये जो मूवमेंट है वो किया गया था, जिसे आप कह सकते हो कि दिस मूवमेंट वाज अ जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस मूवमेंट को ये भी कहा जाता है, जो कि सैयद अहमद ने किया था, दिस मूवमेंट वाज अ जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसके बाद ये जो इस्लामिक रिवाइवलिज्म मूवमेंट था, जिसे हम वहाबी मूवमेंट कहते हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ पटना इसका सेंटर जरूर था, लेकिन अदर लोकेशंस में भी जो है ये हो रहा था। इन्होंने बहुत ज्यादा सीरियस और वेल प्लान चैलेंज दिया था, किसको, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को, जो कि इंडिया में रूल कर रही थी उस टाइम पीरियड में। खास करके 1830 से 1860 के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसमें बहुत ज्यादा सीवियर चैलेंज इस मूवमेंट ने अंग्रेजों को दिया था। ध्यान में रखने वाली बात, मैंने जैसा कि बताया, फाउंडर इस मूवमेंट के कौन थे, सैयद अहमद ऑफ राय बरेली। दूसरी बात, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, जो टीचिंग थी अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया की, जो कि 1703 से 87 के टाइम पीरियड में थे, उनसे ये इन्फ्लुएंस हुए थे, सऊदी अरेबिया के थे। और शाह वलीउल्लाह जो दिल्ली के थे, उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने वहाबी मूवमेंट को लेड आउट किया था। उसके बाद जो है शाह वलीउल्लाह का जो है कंट्रीब्यूशन अलग था। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में अलग अलग तरीके से जो है वो रिफॉर्म मूवमेंट्स ला रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है एक, ये आप कह सकते हो कि 1822 में सैयद अहमद ने पटना को अपना सेंटर बनाया था अपनी एक्टिविटी को जारी रखने के लिए। उन्होंने बहुत सारे खलीफास को भी अपॉइंट किया था, ताकि इस पर्टिकुलर मूवमेंट को वो एक अच्छा रूप दे सके, उसको एक सक्सेसफुल वे में लेड आउट कर सके, ठीक है। और उसके बाद खलीफा को लीड करने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जो कि एडवांस करेगा, रिटर्न करेगा फॉर द प्यूरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ। और उसके बाद ये सोसाइटी है वो उस सोसाइटी को उस तरफ ले जाएगा जब प्रॉफिट मोहम्मद का टाइम था। उन्होंने इसके लिए बहुत सारी चीजों पे ध्यान भी दिया, जैसे कि एक राइट लीडर उनके पास होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में उनको लॉन्च करना है इस मूवमेंट को, और उसके बाद कोई भी टेरिटरी जहां पे ये लॉन्च कर रहे हैं वो एक सेफ टेरिटरी होनी चाहिए। इन सारी बातों पे उन्होंने ध्यान दिया था। और उसके बाद पटना को सेंटर रखते हुए भी अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि और कहाँ कहाँ ये जो वहाबी मूवमेंट है वो मतलब किया गया था, इसके सेंटर्स कौन कौन से थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्लीज नोट इट डाउन। हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बॉम्बे, ये चारों पांचों रीजन भी यहाँ पे जो है यहाँ पे फैले थे ये वहाबी मूवमेंट। तो अगर आप कहोगे कि वहाबिज्म की बात करते हो तो ये स्प्रेड सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिहार में हुआ था, बंगाल भी इसके अंडर में आया था, यूपी भी इसके अंडर में आया था, और नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था हमारा वो भी इसके अंडर में आ चुका था। तो काफी ज्यादा आप ये देख सकते हो कि इसका जो बेस था वो काफी ज्यादा ब्रॉड था, इसकी जो रेंज थी वो काफी ज्यादा ब्रॉड रेंज में ये जो है वो किया गया था। शुरू में इनिशियली अगर आप बात करते हो तो ये जो कैंपेन है तो सैयद अहमद के डेथ के बाद पटना जो है एक सेंटर बन गया था इस मूवमेंट का। और उसके बाद उनके फॉलोअर्स ने, जो कि मौलवी कहलाते थे, इनिशियली उन्होंने जो है एक कैंपेन लाया था जो कि सिखों के खिलाफ था। पंजाब में जो सिख थे उनके खिलाफ था। जिहाद जो है पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था अगेंस्ट द सिख किंगडम, जो कि उस समय रंजीत सिंह के द्वारा रूल्ड आउट हो रहा था, जो कि पिछले लेसन में रंजीत सिंह के बारे में मैं काफी डिटेल में डिस्कस कर भी चुकी हूँ। उसके बाद जब सिखों को पे जिहाद इन्होंने हासिल कर लिया, उसके बाद ही उनको ये
पता चला कि ये जो अंग्रेज हैं वो इनके इस्लाम को काफी ज्यादा अटैक कर रहे हैं, तो इसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो इसीलिए फिर इन्होंने वहाबीज ने अटैक करना शुरू किया इंग्लिश डोमिनियन इन इंडिया। आई होप यू गॉट इट। Okay, a serious military operation by the British in 1860 on the Wahhabi base in Sithana and various court cases of sedition on the Wahhabis weakened the Wahhabi resistance. So finally जो है Wahhabi movement suppress कर दिया गया था। तो 1857 में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इस वहाबी मूवमेंट ने। ब्रिटिश सेंटिमेंट को मतलब अगेंस्ट द ब्रिटिश जो है एक सेंटिमेंट लोकल रेंज में जो एक स्प्रेड करना होता है, उसमें काफी ज्यादा एक नोटेबल रोल रहा था इस वहाबी मूवमेंट का। ब्रिटिश रूलर्स ने इंडिया को एक ऐसी चीज में देखा था कि जो पोटेंशियल डेंजर था वहाबी बेस का, वो सिर्फ ऐसा नहीं था कि पटना या फिर सिथाना वाले एरिया से था, मतलब काफी ज्यादा एक ब्रॉड रेंज में इसने जो है अंग्रेजों की सत्ता पे एक अटैक रखा था। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से वहाबी मूवमेंट ने 1857 के रिवॉल्ट में भी एक अच्छा रोल प्ले किया था। You can expect this kind of question with reference to Wahhabi movement. Consider the following statement. It was a revivalist Islamic movement. Of course, yes. और उसके बाद प्योरिटी ऑफ इस्लाम की तरफ इसका रुख करना ही मेन मोटिव था। Definitely yes. It became a nationalist movement and posed a potential danger to the colonial government in India. Definitely. पहले सिखों के खिलाफ जिहाद, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ। So both the statements are correct. Moving on forward, we are going to discuss this Kuka movement, 1872 time period. Again, I would say कि आपको ध्यान में रखना है। So, कुकास जो है, कुका मूवमेंट जो है 1840 में फाउंड हुआ था, किसके द्वारा? भागत जवाहर माल के द्वारा, जिसे सियान साहेब भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा हमेशा लीडर और टाइम पीरियड, आपको हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। अगर मेजर लीडर की आप बात करते हो, किसने इसका फाउंडेशन रखा था, तो ये थे बाबा राम सिंह। कुका मूवमेंट जो है फर्स्ट मेजर रिएक्शन था लोगों का पंजाब वाले रीजन में, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्डर जो इनिशिएट किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा आफ्टर 1849, उसके बिहाफ में ये मूवमेंट जो है वो लाया गया था। इसे हम नामधारी मूवमेंट भी कहते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। क्योंकि ये जो कुका मूवमेंट है ये मतलब आप कह सकते हो कि नामधारी मूवमेंट जो कि एक कुका मूवमेंट का पार्ट था, इट वाज मोस्ट मतलब पॉपुलर फेज था जब उन्होंने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश इंडिया के रूल को ओवरथ्रो करने की कोशिश करी थी। तो नामधारी जो है, जिन्हें कुकास भी कहा जाता था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो है किस स्टाइल पे मतलब डिपेंड करते थे, गुरबानी पे। गुरबानी मतलब हुआ कि जो गुरु की वाणी है, जो गुरु की टीचिंग है, ठीक है। तो स्टाइल जो था इनका एक अलग था, नामधारी जो है इसीलिए कुकास भी कहलाते थे। सो ये जो है कुका मूवमेंट, अगर आपसे ये पूछा जाता है क्या इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना एक बहुत ही अच्छा रोल दिया था, तो यस, Kuka movement was very related to non-cooperation and Swadeshi movement. So concept of Swadeshi and non-cooperation were propagated by the Kukas only, much before they became the part of Indian national movement in the early 20th century. इसका बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो राम सिंह का नाम आएगा, जो कि एक सतगुरु थे। बहुत ही एक पुअर कारपेंटर फैमिली से वो बिलोंग करते थे, और लुधियाना के टाइप उसके तरफ एक कोई गांव था जहां से ये बिलोंग करते थे। उन्होंने नामधारी सेक्ट को बनाया था 1857 में, और उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उनको उन्होंने ये कहा कि आप हर उस चीज को मतलब बाइकट करो जो कि जिसपे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टैंप होता है। मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम जो छेड़ी थी वो इसी तरीके से कि आप हर चीज को बाइकट करो जिसपे कि ब्रिटिश स्टैंप आपको दिखता है। और उसके बाद बाबा राम सिंह जो थे वो एक सेकुलर चीफ बन गए कुकास के, और उसके बाद उन्होंने ये जो है इनके बाद ही ये कुका मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और उसके बाद ये जो इनका जो है इन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिखों को अट्रैक्ट किया था पंजाब में, बल्कि हिंदू सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी इनमें काफी ज्यादा अट्रैक्टेड हुए थे। तो आप ये देख सकते हो कि सिखों के साथ साथ हिंदू पॉपुलेशन को भी इनका सपोर्ट मिला हुआ था।
उन्होंने काफी ज्यादा बाइकट किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा उनके अटायर को, जो उनका पहनावा है, उसको बाइकट किया था। और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी इन्होंने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी इनका एक पार्टिसिपेशन जो है वो माना जाता है। ओके, सो as the government gained in popularity, the Britishers took several steps to crush it, और उसके बाद फाइनली इसको 1872 के पीरियड तक आते आते जो है वो सप्रेस कर दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं कुछ पेजेंट मूवमेंट जो कि रिलीजियस ओवरटोन पे थे, रिलाई करते थे, जिनमें कि आपको पागलपंथीज का नाम आता है। ठीक है, तो पागलपंथीज जो थे, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, जो कि आप कह सकते हो मिक्सचर था हिंदुइज्म, सूफिज्म और एनिमिज्म का। प्रोमिनेंट हुआ था ये बंगाल वाले रीजन में, जो कि इनिशियल जो 19th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, ईयर्स थे, उसमें ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट था। ये जो है फाउंडेड हुआ था किसके द्वारा? करम शाह के द्वारा। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसके फाउंडर कौन थे? करम शाह या करम शाह, जो भी आपको वो थे। But the tribal peasants organized themselves under Karam Shah's son Tipu to fight the operation of जमींदार्स। करम शाह के जो बेटे थे टीपू, उनके साथ मिलके इन्होंने जमींदारों के खिलाफ जो है ये फाइट जो है स्टार्ट किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले इन्होंने क्या किया, इनके बेटे के साथ मिलके इन्होंने बंगाल वाले रीजन में अपना राइट जो है पेजेंट्स का वो मांगना शुरू किया। उन्होंने सैदपुर जो रीजन था 1825 में उसको कैप्चर किया, और उसके बाद उन्होंने एक जो टैक्सेस थे या फिर जो ऑपरेसिव टैक्सेस थे या फिर जो लॉज इम्पोज किए जाते थे जमींदार के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको बहिष्कार करना इन्होंने शुरू किया। उसके बाद इस पर रिबेल, इनके खिलाफ इन्होंने रिबेलियन स्टार्ट कर दी थी। और ये जो पूरा का पूरा एरिया है बंगाल वाला, वो कम से कम 2 डेकेड तक काफी ज्यादा अनरेस्ट की स्थिति में रहा था। जब टीपू की डेथ होती है 1852 में, तो भी ये जो मूवमेंट था, रेजिस्टेंट मूवमेंट, वो कंटिन्यू रहा था इस एरिया में। ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। कूका मूवमेंट के बाद, पागलपंथीज के बाद, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पैराजी मूवमेंट। अगेन पैराजी मूवमेंट के किस फाउंडर कौन थे? हाजी शरियत अल्लाह। ये ध्यान में रखिएगा, फरीदपुर के थे वो, ईस्टर्न बंगाल वाला जो रीजन है वहां से बिलोंग करते थे। 1880 में ये मूवमेंट जो है फैराजी रिवॉल्ट वो होना शुरू हुआ था। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये भी थोड़ा सा इस्लाम से ही बिलोंग करते, मतलब इसके खिलाफ ही इर्द गिर्द ही घूमता था। इनका मेन मोटिव ये था इस मूवमेंट का कि इनको स्प्रेड करना था न्यू फाउंड लाइक रियलाइजेशन ऑफ शरियतुल्लाह अबाउट इस्लाम। तो मेनली आप कह सकते हो कि इस्लामिक रिवाइवल मूवमेंट ही इसे भी आप कह सकते हो। और उसके बाद इन्होंने फॉलोइंग टू फर्ड, ये भी इनका एक मेन मोटिव था। फर्ड जो है क्या होता है? फर्ड एक रिलीजियस ड्यूटी होती है जो कि कमांडेड होती है किसके द्वारा? अल्लाह के द्वारा। आई डोंट नो अबाउट इट इन डिटेल, सो आई वोंट गो इन डीप ऑन दैट, सो दैट किसी की सेंटिमेंट यहाँ पे हर्ट ना हो, एंड आई अपॉलॉजी इफ आई एम रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन। सो इस मूवमेंट ने पॉपुलैरिटी तब गेन करी थी जब ब्रिटिश रूल, जो मुस्लिम के अमंग जो यहाँ पे बंगाल में जो मुस्लिम्स रह रहे थे, वहां पे जब ब्रिटिशर्स ने दखल अंदाजी शुरू करी थी, तब जाके इस मूवमेंट ने पॉपुलैरिटी लाई थी। यहाँ पे आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि जो शरियतुल्लाह थे, इस मूवमेंट के द्वारा उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्टैब्लिश करने की मुहिम रखी थी। सो शरियतुल्लाह थ्रू दिस मूवमेंट ट्राई टू एस्टैब्लिश अ पैरेलल गवर्नमेंट टू द ब्रिटिश। उसके बाद खलीफा जो है वो मतलब उनको कमिश्नर बनाया गया विलेजेस का, जो कि फंड रेज करते थे, और उसके बाद जो भी विलेजेस के बीच में डिस्प्यूट होता था उसको सुलझाते थे। और उसके बाद उन्होंने जमींदारों के खिलाफ भी अटैक करना शुरू किया। इंडिगो प्लांटर्स के जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ जो है अटैक करना शुरू किया था। सो इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फिर इनके लीडर को ही अरेस्ट कर लिया था, हाजी शरियतुल्लाह को इन्होंने ये कर लिया था, और उसके बाद उनको गिल्टी प्रूफ करते हुए उनको डेथ की जो है डेथ दी गई थी। सो आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो फैराजी डिस्टर्बेंस है वो 1838 से 1857 तक कंटिन्यू रहा, जो कि मोस्टली जो फैराजी थे उन्होंने वहाबी रैंक को भी बाद में चल के जो है वो ज्वाइन कर लिया था।
तो यहाँ पे जो हाजी सैयदुल्ला थे उनके डेथ के बाद जो इनकी लीडरशिप है वो दुदू मियान ने रख ली थी। उनकी लीडरशिप के बाद उन्होंने जो है मेनली इसका कैरेक्टर क्या था, एक एग्रीगेरियन जो खेती के तरफ होता है वो इनका रुख ज्यादा था। और उसके बाद इनके लीडरशिप में उन्होंने जो है बहुत ही लैंडलॉर्ड्स जो थे या फिर एंटी प्लांटर्स जो थे, जो प्लांटर्स थे उनके खिलाफ जो है अपने लोगों को कहना ये शुरू किया कि आप टैक्सेस मत दो, आप रेंट पे मत करो, या फिर आप अगर आप इंडिगो वो आपको उपजाने बोल रहे हैं तो आप वो मत, कल्टीवेशन वो मत करो, प्लांटर्स को ये सब उन्होंने करना शुरू किया। और यही था जब यहाँ पे ये बिगिनिंग हुई थी इस रिवॉल्ट की। और उसके बाद ये मोमेंट जो है दुदू मियां के डेथ के बाद भी ये धीरे धीरे चलता रहा था। 1862 का टाइम पीरियड तक जो था वो मतलब ये आते आते थोड़ा सा कम हो गया था जब दुदू मियां की डेथ हुई थी, लेकिन तब तक ये जो आप कह सकते हो ये मोमेंट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चलता रहा था। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो है वो मोफला रिवॉल्ट। यहाँ पे ये जो रिवॉल्ट है, मोफला रिवॉल्ट या मोफला अपराइजिंग आप जिसे कह सकते हो, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जहां तक बात आती है। तो इसे हम मोफला राइट भी कहते हैं 1921 का। और ये एक कह सकते हो एक सीरीज ऑफ राइट्स था, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फेज में ये कंटिन्यू हुआ था, ये 2 फेज में जो है कंटिन्यू रहा था ये अपराइजिंग। और ये जो मोफलास थे ये मालाबार रीजन के मुस्लिम्स थे, ये बस ध्यान में रखिएगा। मोफलास वेर द मुस्लिम्स ऑफ मालाबार रीजन, केरला वाला जो रीजन है। 19th और अर्ली जो 20th सेंचुरी था उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो मालाबार रीजन में, जो कि नदर्न केरला का जो पार्ट है, वहां पे ये लोग रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। और ये एक आर्म्ड रिवोल्ट था, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। इट वॉज एन आर्म्ड रिवोल्ट। दिस रिवोल्ट लेड बाय द फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था बरियाम कुन्नाथ कुजा अहमद हाजी। सो आप हाजी कह सकते हो। सो द फ्रीडम फाइटर हाजी लेड द मोफला अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन केरला मालाबार रीजन। मेन क्या क्या यहाँ पे इनके रीजंस थे, तो सबसे पहले तो जो था कि रेवेन्यू डिमांड काफी ज्यादा था, हाइक हुआ था इसमें। फील्ड साइज इनके रिड्यूस कर दिए गए थे, और उसके बाद ऑफिसर्स को अप्रेस कर दिया गया था, और उसके बाद काफी ज्यादा मतलब इनको जो है पेजेंट्स को काफी ज्यादा यहाँ पे ये लोग अंग्रेजों से जो है उनको काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। बैकग्राउंड अगर मैं इसकी थोड़ी सी बताऊं आपको, तो जो मुस्लिम्स है केरला वाले रीजन में, आपको मैंने पिछले लेसन में शायद बताया हो कि 9th सेंचुरी में अरेबियन सी के रास्ते जो है वहां पे ये लोग मतलब एज अ ट्रेडर यहाँ पे इन्वेड किया था इन्होंने, मुस्लिम आर्मी ने वेस्टर्न साइड में इन्वेड किया था। उसके बाद इनको ट्रेड करने की परमिशन दी गई थी, और उसके बाद नेटिव रूलर्स ने इनको सेटल होने की भी परमिशन दी, और इनको ये भी परमिशन मिली कि आप लोकल विमेन से जो है वो शादियां कर सकते हो। तो उसके बाद ही ये जो इनके डिसेंडेंट थे, ये जो इनके वंशज थे, वो क्या कहलाए? मोफलास। मोफलास का मीनिंग होता है सन इन लॉ, मलयालम में इसका मतलब होता है सन इन लॉ। बहुत सारे जो मोफलास थे वो इस एरिया में, जो कि अरब्स के डिसेंडेंट नहीं थे, वो डिफरेंट रीजन्स में जाके सेटल डाउन हो गए थे। तो टीपू सुल्तान जी ने जब अटैक किया था मालाबार पे, तब स्थिति कुछ और थी। और उसके बाद मोफला जो है मेनली कल्टीवेटर्स थे, और जो भी उनके लैंड उनके अंदर में आते थे वो उस पे अपना काम जो है वो करते थे। और जो जनीस थे वो अपर कास्ट हिंदूज थे उनके टाइम पीरियड, मैं साइमल्टेनियसली जो है वो बात कर रही हूँ। हैदर अली का जब इन्वेशन होता है मालाबार पे 1765 में, तो मोफलाज ने उनको सपोर्ट भी किया था। और उसके बाद ये जो जब टीपू सुल्तान की डेथ होती है 1799 में, और आपको पता है कि 1799 में कौन सा वॉर हुआ था? 4th एंग्लो मैसूर वॉर। ध्यान में रखिएगा, ये चीजें आपको इंटरलिंक करनी पड़ती हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। मोफला अपराइजिंग यानी कि आपको 4th एंग्लो मैसूर वॉर अपने आप याद आ जाना चाहिए। 1799 में ये हुआ था। और उसके बाद मालाबार वाला रीजन जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में आ गया था। कैसे? क्योंकि वो पार्ट बना था किसका? मद्रास प्रेसिडेंसी का। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है वो मतलब ओनरशिप राइट जो है मतलब जनीस के खिलाफ उनको रिस्टोर करना शुरू कर दिया। पेजेंट्स जो है वो काफी ज्यादा हाई रेंट फेस कर रहे थे, उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर काफी ज्यादा मतलब सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, लैक कर रहे थे वो उसमें भी। तो इसीलिए ये जो राइट्स थे, ये मोफलाज वाले रीजन के जो किसान थे, उन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया था, इस अपराइजिंग को 1836 में।
और 1836 से 1896 के टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स को मार भी डाला था। ये तो था पहला, इसका आप फर्स्ट फेज कह सकते हो, ठीक है। दूसरा फेज जो इसका था तो ये था मोफ्ला रिवेलियन ऑफ 1921। तो जैसे कि आपने देखा 22 रिवेलियन टुक प्लेस 1836 से 1854 के बीच में, कम से कम 22 जो है रिवेलियन इन्होंने उठाए थे, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अ नोटवर्दी इवेंट जो ब्रिटिशर्स ने सप्रेशन के लिए इनको सप्रेस करने के लिए किया था, उसे वैगन ट्रेजेडी भी कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। सो वैगन ट्रेजेडी अगर आपको पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो मोफ्ला अपराइजिंग से रिलेटेड है, बस ये बात ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ पे ये सेकंड फेज की मैं बात कर रही हूँ। इसका बैकग्राउंड बस बताती हूँ मैं कि जो खिलाफत मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुका था 1919 में, राइट। ये हम बाद में पढ़ेंगे भी, डोंट वरी अबाउट दैट। और इंडिया ने जो है, इंडिया में जब ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में, तो ये किसके लिए हुआ था कि रिस्टोर करना है, रीस्टोर करना है खालिफेट को, जो टर्की में मतलब उनके शहंशाह जो माने जाते थे टर्की में, उनको मतलब रीस्टोर करने के लिए उनकी पोजीशन को, ये खिलाफत मूवमेंट जो है इंडिया में हुआ था। और उसके बाद INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो इससे है अलाइन थी। खिलाफत में मीटिंग जो हुई थी वो मालाबार में हुई थी और कम्युनल फीलिंग के को साथ में ध्यान में रखते हुए जो है ये हुआ था। ये मूवमेंट जो है ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था और किसके खिलाफ था, हिंदू लैंडलॉर्ड जो मालाबार के थे उनके भी खिलाफ था। सो ब्रिटिशर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स दोनों के खिलाफ ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी। उसके बाद एक लार्ज स्केल पे वायलेंस इरप्ट हुआ और बहुत सारे हिंदू और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है वो मार दिए गए, बहुत सारे टेम्पल्स और घर जो है वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। सो यहाँ पे जब 1921 का एंड ऑफ द ईयर आता है तो ये रिबेलियन फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्रश्ड आउट कर दिया था और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे स्पेशल बटालियन जो है यहाँ पे लाए थे ताकि जो मालाबार में स्पेशल फोर्स यूनिट को बिठा के वो इन रिबेलियंस को जो है वो सप्रेस कर सकें। नवंबर 1921 में कहा जाता है कि कम से कम 68 to 69 मोफ्लाज जो है वो प्रिजनर किए गए थे, उनको मारा गया था और उसके बाद उनको जो है वो काफी ज्यादा तरीके से उनको डिफिकल्टी भी दी गई थी, कभी कभी तो उनको सफोकेट करके भी मारा गया था। सो इसीलिए ये इस मोमेंट को जो है, इस इवेंट को जो है वो कहते हैं वैगन ट्रेजेडी, ठीक है, क्योंकि इन्हें सफोकेट करके भी मारा गया था। सो वैगन ट्रेजेडी इज रिलेटेड टू मोफ्ला रिवोल्ट, ये ध्यान में रखिएगा बस आप। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये चीज है कि आपको इस ईयर ही ये करंट अफेयर्स में था क्योंकि 2021 में 100 साल पूरे होंगे इस मालाबार जो कि मोफ्ला अपराइजिंग भी जो हम जिसे कहते हैं। सो 1921 से 2021 में 100 साल इसके पूरे होंगे, तो ये करंट अफेयर्स में रहेगा ही, तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक दिस क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू मोफ्ला अपराइजिंग। इट वाज कंटेम्पररी टू खिलाफत मूवमेंट, yes of course, and it took place in Kerala's Malabar region, definitely yes, so both these statement are correct। so एक बार फिर से आपको मैंने बताया ही कि एक आर्म्ड रिवोल्ट था जो कि यहाँ जो मोफ्ला के मुस्लिम थे मालाबार रीजन के, उन्होंने स्टार्ट किया था। दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि ये खिलाफत मूवमेंट से भी रिलेटेड था और उसके बाद इसका जो है काफी ज्यादा एक जो एजिटेशन है वो किसके खिलाफ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ और हिंदू लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ। इनकी बहुत सारी शिकायतें थी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर को लेके, हाई रेंट को लेके, रिन्यूअल फीस को लेके और एक्सैक्शन जो होता था लैंडलॉर्ड के द्वारा वो काफी ज्यादा अनफेयर था, उसको लेके इनको काफी ज्यादा जो है वो दिक्कतें रहती थी। वैगन ट्रेजेडी भी आपको याद में रखती है कि ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस करने के लिए वैगन ट्रेजेडी को जो है इवेंट को लेड किया था, जब अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे अराउंड 60 to 70 मोफ्ला प्रिजनर्स जो है एक रूम में बंद कर दिए गए थे और उसके बाद उनको सफोकेट करने के लिए छोड़ दिया गया था और फाइनली जो है उनकी डेथ हो गई थी। मतलब एक क्लोज्ड रेलवे गुड्स वैगन था जहां पे इनको बंद किया गया था, तो इसीलिए इसे वैगन ट्रेजेडी भी कहते हैं। आप मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो एक्सपेक्ट यहाँ पे, डिस्कस द मोफ्ला रिबेलियन ऑफ मालाबार 1921 and also conclude with importance of revolt in the freedom struggle history of India।
सो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप खिलाफत मूवमेंट को जो है लिंक कर सकते हो। तो खिलाफत मूवमेंट डेफिनेटली एक फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर आप बात करते हो तो वो एक इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट में भी आता है। तो इस तरीके से लिंक करके आप क्वेश्चन का जो है मेंस का जो है आंसर राइटिंग कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस लेसन। अगले लेसन में हम पेजेंट मूवमेंट जो है हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ उसको डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे आपको ये जितने भी सिविल अपराइजिंग और ये सारी चीजें थी वो खत्म होती हैं। पेजेंट मूवमेंट जो रिलीजियस ओवरटोन के थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, कोका मूवमेंट हमने डिस्कस कर लिया, और बहुत सारे वहाबी मूवमेंट और अहम रिवॉल्ट, ये सारी चीजें हमने डिस्कस इस लेसन में कर ली। अगर और भी कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी आपको दिक्कत फेस हो रही है, यू कैन साइट इट इन कमेंट बॉक्स। इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर, बाय बाय।